Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss business economics another part. तो business economics को हम लोग हर तरीके से complete कर चुके हैं सिलेबस को, और जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी एक पार्ट उसमें एक्सक्लूडेड है, मतलब वो कवर नहीं हुआ है, तो वो आप मार्केटिंग वाले पार्ट में कवर कर सकते हो, जहाँ पे मैंने मार्केटिंग की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज करवाई है वो और इकोनॉमिक की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज सिमिलर है, तो उनके थ्रू भी आप कवर कर सकते हो। अब आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ एमसीक्यूज़ ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि किस टाइप से बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फ्रेम हो सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक लेवल आज डिस्कस करेंगे सो दैट कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या क्या सिनेरियो फ्रेम हो सकता है। जो शेड्यूल है, जो प्रोसीजर है वो सेम है पहले की तरीके के क्लासेस की जो एमसीक्यूज़ हुए हैं उनकी तरह के। 4 आपके पास ऑप्शंस है, क्वेश्चन आपको फ्रेम किया जाएगा, उसको पहले आपको गो थ्रू करना है। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम होगा, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल एक्सप्लेन द आंसर प्रॉपरली, और प्रॉपरली आपको प्रॉपर अच्छे से आंसर को फ्रेम किया जाएगा और बताया जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज द किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन। किंग डिमांड कर्व क्या बताता है? 4 ऑप्शंस है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। सो होपफुली आप लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, दैट इज प्राइस रिजिडिटी। जो किंग डिमांड कर्व है वो प्राइस रिजिडिटी को फॉलो करता है। अच्छा, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है किंग डिमांड कर्व। अच्छा, ये किसने दिया था किंग डिमांड कर्व? दैट इज पॉल स्वीजी ने दिया था। और ये किंग डिमांड कर्व इस तरीके से होता है ना, ये होता है इलास्टिक डिमांड कर्व और ये होता है इन इलास्टिक टाइप का डिमांड कर्व होता है, ठीक है। और इस डिमांड कर्व का इंडिकेशन ये थी कि जो प्राइस होता है ओलिगोपॉली में, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो किंग डिमांड कर्व है ये ओलिगोपॉली के अंदर फ्रेम किया जाता है, ठीक है। तो ओलिगोपॉली के अंदर किंग डिमांड कर्व आता है, और ओलिगोपॉली में हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जहाँ पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि प्राइस की फ्लक्चुएशन कैसे होगी। थोड़ा सा भी अगर आप प्राइस को फ्लक्चुएट करते हो तो आपकी डिमांड बहुत कम हो जाती है। रीज़न इज़ पीपल शिफ्टेड टू द अदर कॉम्पिटिटर। पीपल क्या हो जाते हैं, लोग दूसरे कॉम्पिटिटर्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसकी 2 अजम्पशंस भी हैं, इसको भी नोट करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस हैं। नंबर 1 अजम्पशन इज, अगर जो प्राइस है वो प्राइस इज लो तो क्या करोगे आप भी, अपना प्राइस क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, ठीक है। प्राइजेस को लेस कर दोगे, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर ने या ए फर्म ने, क्योंकि आपको पता है ओलिगोपॉली में क्या सिनेरियो फॉर्म होता है, जैसे कि मान लो बड़ी बड़ी 4-5 फर्म है, वो ही पूरी फर्म को पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर करे हुए हैं। तो अगर इनमें से एक भी फर्म ने अपना प्राइस लो किया, ठीक है, अगर ए ने अपने प्राइस लो किया तो बी के जो कस्टमर है, सी के जो कस्टमर है, डी के कस्टमर है, वो ए की तरफ शिफ्ट ऑन हो जाएंगे। ए की डिमांड को, ए को जो डिमांड है ए के प्रोडक्ट की डिमांड वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। सो जो बी सी डी हैं इनको भी अपने प्राइजेस को क्या करना पड़ेगा,
लो करना पड़ेगा। तो क्या बोल रखा है, अगर ए ने अपने प्राइस को लो किया है तो जो और कॉम्पिटिटर हैं दे हैव टू बी लो देयर प्राइजेस ऑल्सो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर प्राइस जो है, प्राइस इज हाई, अगर प्राइस इन केस उन्होंने प्राइस बढ़ा लिया है तो क्या कॉम्पिटिटर भी अपने प्राइस को बढ़ाएंगे? नहीं, द आंसर इज नो। तो भी आप अपने प्राइजेस को क्या रखोगे? सेम रखोगे। तो क्या होगा, जैसे ही ए ने अपने प्राइजेस को बढ़ाया, ए के जो भी कस्टमर्स हैं वो बी सी डी पे शिफ्ट हो जाएंगे और ए की डिमांड कम हो जाएगी। दैट इज ऑल द सिनेरियो रिलेटेड टू किंग डिमांड कर्व। तो आप देख सकते हो कि कितनी इलेबोरेट वे में आपको ये बताया जा रहा है कि एमसीक्यू को आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करोगे। ओके, सो प्राइस रिजिडिटी इज रिलेटेड टू किंग डिमांड कर्व। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली आपको किंग डिमांड कर्व से। ओके, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्राइस रिजिडिटी, क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसको सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। फास्टली ये जो क्वेश्चन है इम्परफेक्ट कंपटीशन वो दिया किसने था, ठीक है। तो इम्परफेक्ट जो कंपटीशन है वो किसने दिया था? मार्शल ने दिया था, ठीक है। मार्शल ने दिया था, नहीं उल्टा बोल दिया, मार्शल ने नहीं दिया था, चैम्बरलेन ने दिया था ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी डिस्कशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन में कितने पार्ट्स आते हैं आप लोगों को मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर ये बताया है। तो परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ के मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये तीनों के तीनों कंसिडर होते हैं इसके अंदर, है ना, ये तीनों के तीनों कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा, मार्शल ने क्या दिया था? मार्शल ने बहुत सारी फिलॉसफी वगैरह दे रखी है, लेकिन अभी जो हाल मतलब जो जिनके बारे में इनको बात की जाती है, तो डिमांड के फादर ऑफ डिमांड बताया जाता है मार्शल को। कीन्स ने भी इकोनॉमिक्स की बहुत सारी इकोनॉमिक्स थ्योरी दी थी, ठीक है, इन्होंने भी बहुत अच्छे से थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन की भले ही बात करी है हमने, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन किसने दिया था वो सब भी एग्ज़ाम
के अंदर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ये PYQ नहीं है बच्चों, ये आपके एक्सपेक्टेड MCQs हैं, ठीक है, MCQs हैं जो आप प्रैक्टिस करो सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट्स और नरिश हो सके और इम्प्रूव हो सके। ओके, तो चैम्बरलेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल्दी से इसको पढ़ो और इसका आंसर करो। एक ऐसे सिचुएशन, अ सिचुएशन इन विच नंबर ऑफ कंपीटिंग फर्म, जो compete कर रही हैं फर्म्स, वो थोड़ी सी फर्म्स हैं, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा फर्म्स के बीच में नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले पॉइंट की, तो इसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं होता क्योंकि ये सिंगल सेलर होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर रहते हैं, एंड मोनोप्सोनी के अंदर ओनली वन बायर होता है, खरीदने वाला केवल एक। और ओलिगोपोली के अंदर जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो कॉम्पिटिटर्स फ्यू फर्म्स होती हैं, ठीक है, लेकिन अपने आप में वो जो एरिया कैप्चर करती है वो बड़ा होता है, लेकिन जो कॉम्पिटिटर फर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्मॉल इन नंबर्स। होपफुली आपको आंसर समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप साथ के साथ बताते चलो। नाउ डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसके लिए टाइम नहीं लगाएंगे, 20 सेकेंड्स मिलेंगे इसके लिए आपको। डिमांड किसका फंक्शन है, प्राइस का, फर्म का, प्रोडक्ट का या कॉस्ट का? यस, करेक्ट आंसर इज प्राइस। तो जो डिमांड फंक्शन है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप होता है। तो प्राइस, जो डिमांड होता है वो किसका फंक्शन है, प्राइस का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ग्रुप इक्विलिब्रियम, जो ग्रुप इक्विलिब्रियम है वो किससे रिलेटेड है, बताओ जल्दी से इसका आंसर। जो ग्रुप इक्विलिब्रियम है वो किससे रिलेटेड होता है? यस, जो ग्रुप इक्विलिब्रियम है वो किससे रिलेटेड होता है, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन से रिलेटेड होता है। मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर रहते हैं, प्राइस टेकर होती है फर्म, ठीक है, इसका काफ़ी हद तक लेना देना प्राइस परफेक्ट कंपटीशन से होता है, लेकिन कुछ सिनेरियो में, कॉस्ट वगैरह के सिनेरियो में ये डिफर करती है, ठीक है। और ओलिगोपोली का मैं आपको बता चुकी, डिओपोली के अंदर 2 सेलर होते हैं, मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है, और परफेक्ट कंपटीशन में तो
बहुत ज़्यादा ही आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, इसके लिए आपको 30 सेकेंड से ज़्यादा मिल सकते हैं। रीज़न इज कि थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, देन करेक्ट आंसर करना पड़ेगा। यस, ओके। प्राइस इफेक्ट इन इंडिफरेंस कर्व एनालाइजेस क्यों अराइज होता है, प्राइस का इफेक्ट क्यों अराइज होता है। तो व्हेन द कंज्यूमर बिकम्स, जो कंज्यूमर है वो बन जाते हैं बेटर ऑफ और वर्स ऑफ, बिकॉज प्राइस चेंज इज नॉट कंपनसेटेड बाय इनकम चेंज। और ये तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि जो प्राइस चेंज होगा वो इनकम चेंज का पार्ट नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज व्हेन द कंज्यूमर इज बेटर ऑफ ड्यू टू अ चेंज इन इनकम एंड प्राइस। बोल रखा है कि जो कंज्यूमर है उसको अच्छे से पता है कि इनकम के बदलने से प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चेंज इन इनकम एंड प्राइस। व्हेन इनकम एंड प्राइस चेंज, जब इनकम और प्राइस बदलता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। जब कंज्यूमर मतलब आइडिया तो लगा लेता है, किसी भी चीज़ का आइडिया तो लगा लेता है, बट दे कैन नॉट जस्टिफाई मतलब प्राइस के बदलना, जो प्राइस बदल रहा है उसको कितनी इनकम से चेंज किया जाए उसका वो आइडिया नहीं लगा सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नाउ अ सिचुएशन वेयर दिस ओनली वन बायर, सिर्फ और सिर्फ एक बायर होता है। इसके लिए तो आपको टाइम भी देने की जरूरत नहीं है, तो आप लोगों ने बता दिया होगा वन बायर होता है तो मोनोपोली होती है, ठीक है। अब बाकी तो आपको इलेबोरेट कर ही चुकी। नेक्स्ट इज, ओहो सॉरी, वन बायर के बारे में बोला है तो ये हो जाएगा मोनोप्सोनी। और मोनोपोली कब होता है, जब वन सेलर होता, ठीक है। मिस्टेक हो गई आपकी बायर और सेलर की वजह से। वन सेलर होता तो मोनोपोली होता, और मोनोप्सोनी इज द सिंगल बायर, ठीक है। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किससे मेजर किया जाता है, चलो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ओके, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करती है, सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स टू चेंज इन पर्टिकुलर कैजुअल फैक्टर, सेंसिटिविटी ऑफ प्रोडक्शन टू चेंज इन पर्टिकुलर कॉस्ट। अब एक बात बताओ मुझे, चलो ये वाला ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए अभी थोड़ा साइड रखते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि कितना चेंज मैं प्राइस में करूं तो मेरी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, प्राइस के चेंज होने की वजह से मेरा डिमांड में कितना चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट और प्रोडक्शन के बारे में तो कोई बात करी हुई नहीं है, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्राइस एंड कॉस्ट, प्राइस की वैल्यू और कॉस्ट की वैल्यू के बारे में भी कोई बात नहीं की गई। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं की गई। सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स, अब सेल्स किससे रिलेटेड है, क्वांटिटी डिमांडेड, जितनी क्वांटिटी डिमांड की जाएगी उतनी ही सेल्स होगी।
तो कितनी सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब कितना बदलाव आ रहा है, सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स टू चेंज इन पर्टिकुलर कैजुअल फैक्टर। कैजुअल फैक्टर की वजह से मतलब कोई भी फैक्टर्स हो सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर अभी आप देखते हो इनकम इलास्टिसिटी है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हमने टाइप्स सीखे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि कैजुअल फैक्टर के चेंज होने की वजह से सेल्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है या सेल्स कितनी सेंसिटिव है उसकी वजह से। सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कंडीशन फॉर एमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली की एमरजेंस के लिए या मोनोपोली के क्रिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल, पेटेंट, लाइसेंसिंग या ऑल ऑफ द अबव। बताओ कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? यस, सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि मोनोपोली के अंदर क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, ये सारी चीजें कुछ इंटरनल वे से अफेक्ट करती हैं, कुछ एक्सटर्नल वे से अफेक्ट करती हैं, बट एनी हाउ ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ इंफीरियर गुड द इनकम इफेक्ट। चलो बताओ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ओके, सो इंफीरियर गुड के केस में इनकम इफेक्ट जो होता है उसका इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे थोड़ा बहुत पड़ता है, पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। सब्स्टिट्यूशन का मतलब इनकम के चेंज होने की वजह से आप कितना सब्स्टिट्यूट गुड्स पे रिलाय करते हो, ये बात बोली गई है। तो इन्होंने बोला है कि ये पार्शियली ऑफसेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, इक्वल टू नहीं करता और रीइंफोर्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नहीं है, मोर देन ऑफसेट द सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है। नेक्स्ट इज इसके बाद बोल रखा है मार्केट जहाँ पे टू फर्म एग्जिस्ट करती है, तो वो टू फर्म कौन सी होती है? यहाँ पे टू फर्म सेल करने वाली, तो ये तो करेक्ट आंसर, अब कोई दिक्कत नहीं है। डिओपोली, डिओपोली के अंदर दो फर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर इसमें पूछा होता कि टू बायर तो फिर डिओप्सोनी होता है यहाँ पे। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी फेल्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ, जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी है वो कौन सी प्रॉब्लम, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम को नहीं दर्शाती, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करती? वैल्यू को बढ़ाने की बात है। तो देखो वैल्यू को बढ़ाने की बात होगी तो रिस्क की तो बात करेगा ना, ये रिस्क का कहीं ना कहीं अटैचमेंट वैल्यू से है ना। रिस्क कम होगी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। अनसर्टेनिटी और रिस्क तो कोरिलेटेड टर्म है। स्लगिश ग्रोथ का मतलब है कि ग्रोथ हो रही है लेकिन बहुत ही रगड़ के, बहुत ही स्लो वे में। यहाँ पे सेल्फ सर्विंग मैनेजमेंट की बात वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में नहीं की होती, क्योंकि वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ओवरऑल आपके ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है, जबकि सेल्फ सर्विंग मैनेजमेंट का मतलब होता है खुद का काम करना। तो इसमें यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम को कंप्लीट नहीं कर पाया है ना। सेलिंग कॉस्ट हैव टू बी इनकर्ड इन केस ऑफ, सेलिंग कॉस्ट इनमें से कौन से केस में होती है? सेलिंग कॉस्ट इनमें से कौन से केस में होती है? जल्दी जल्दी आंसर करो। यस,
सेलिंग कॉस्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में होती है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में सेलिंग कॉस्ट होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कंपटीशन लीड्स टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। इनमें से कौन सा टाइप होता है जो कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करता है एनी वे में। तो देखो, जो आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है केवल वो एक्सप्लॉइट नहीं करता, बल्कि जो जितने भी आपके इम्परफेक्ट कंपटीशन होते हैं वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं। मोनोपोली प्रॉपर तरीके से आपको पता है, क्योंकि सिंगल सेलर है, प्राइस मेकर बन जाता है। ओलिगोपोली में भी 3-4 फर्म अपना राज कर रही हैं कार्टेल वगैरह बना के। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है। तो हम लोगों ने आज 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो इसका आंसर जल्दी से बता दो कि जो अनस्टेबल और इनडिटर्मिनेंट इक्विलिब्रियम होता है ये किस में आता है। इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एंड इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। यस बच्चों, वेरी गुड। एजवर्थ मॉडल इज द करेक्ट आंसर। एजवर्थ मॉडल ही आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग एजवर्थ मॉडल में क्या डिस्क्रिप्शन था वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, ताकि आप लोगों की भी जो नॉलेज है वो इन्हेंस हो, ओके। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी और टाइप के लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो, उसका आपको सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइडेड हो जाएगा। तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं, तब तक अच्छे से मेहनत करते रहो। PYQs MCQ बहुत सारे टाइप के ट्राई करते रहो और अपनी हेल्थ का भी एज वेल एज ध्यान रखो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।